दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी आप। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि कल DSER यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10 यानी कि परीक्षा ली गई थी 6 मार्च 2025 को अंग्रेजी की, जिसमें उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे होंगे। लेकिन सभी को क्लेरिफाई करने के लिए मैं अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर एक आंसर की जारी कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने सही प्रश्नों का मिलान कर सकते हो। तो देखिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए पूरे प्रश्नों को और कंफर्म कीजिए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, जिससे आपके मार्किंग ठीक हो जाए। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं कि ग्रामर के सेक्शन पर, जो यानी कि सेक्शन सी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ BSER यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2025 की आंसर की क्लास 10 पे विषय अंग्रेजी की। और सबसे पहले हम लोग पैटर्न जो हम भाग हल कर रहे हैं, खंड हल कर रहे हैं, वो है ग्रामर का। और ग्रामर सेक्शन सी में पूछी जाती है। तो मैंने कई वीडियोज में पेपर के पैटर्न में सिलेबस में भी बता रखा है कि ग्रामर सेक्शन सी के अंदर पूछी जाएगी। इसमें पहला प्रश्न करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के फिल इन द ब्लैंक्स और चूज करेक्ट ऑप्शन से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे हमारे पास जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न में तो सबसे बड़े प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा गया था कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब। मैंने बताया था इस चीज को कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो टॉपिक है वो एप्रोप्रिएट वर्ब के नाम से पूछा जाएगा। कई बार बताया है, कई वीडियोज में बताया है, कई एग्जाम्पल हल करते समय बताया है, टॉपिक पढ़ाते समय बताया है, पिछले कुछ वीडियोज में भी हमने देखा है। तो एप्रोप्रिएट वर्ब ऑफ गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो कोष्ठक में दी गई क्रियाओं का सही हमको यानी कि फॉर्म लिखना है कि किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल, पहला एग्जांपल हमारे पास है कि द सन फिल इन द ब्लैंक्स राइज इन द ईस्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पिछले लेटेस्ट यानी कि लास्ट क्लास में भी कुछ एग्जांपल हल करवाए थे, उनमें भी मैंने ये एग्जांपल करवाया था जो इससे पहले की वीडियो थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आ जाए। किसका जाए? यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आ जाता है। सार्वभौमिक सत्य का जब वाक्य आ जाता है तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि ये बिल्कुल बात सही है। इसका सन राइजेज इन द ईस्ट यानी कि जो है सूर्य पूर्व की दिशा से उगता है। राइजेज होना सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर सूर्य एक वचन है, तो RISES आया है इसमें। RISES बिल्कुल सही आंसर है। RIS जिन्होंने किया है उनका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। दूसरा हमारे पास उदाहरण जो है वो है बी फिल इन द ब्लैंक्स टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज। अब देखो वाक्य को ध्यान से पढ़ो। वाक्य में हमको ढूंढना होता है इसका आइडेंटिफाई, उसके कीवर्ड्स क्या है। तो वाक्य को पढ़ने के बाद हमने हमारे पास आया 4, क्या है 4, और 4 के बाद 15 डेज यानी 15 दिनों का समय है, यानी कि सिंस 4 प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब सिंस 4 के साथ समय आता है तो हैज बीन, हैव बीन प्लस क्रिया में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आ जाओ कर्ता हमारे पास क्या दिया गया है? बी बहुवचन में करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सही क्रिया क्या आएगी? हैव बीन आएगी। क्या आएगी? हैव बीन आएगी। और दी गई क्रिया टेक में आईएनजी लगाना है, तो TAKING यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई आता है तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हैव बीन टेकिंग किया है उनका ये प्रश्न बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दो फिल इन द ब्लैंक्स से बताया था मैंने कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के, जिनमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स से रहेंगे और उसके बाद नीचे के जो 2 और रहेंगे वो चूज द करेक्ट ऑप्शन से पूछे जाएंगे, यानी ऑप्शनल प्रश्न रहेंगे, लेकिन रहेंगे इसी टॉपिक के आधार पर। तो देखो 2 प्रश्न के बाद पहले प्रश्न में जिन्होंने राइजेस किया है उनका सही है और हैव बीन टेकिंग किया है उनका बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से पहले ऊपर पढ़ लीजिए इसकी हेडिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 हमारे पास उत्तर दिए गए हैं, इनमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है और कोष्ठक में उसका क्रमांकन लिखना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास पहला एग्जाम है 30 नंबर का कि माय ब्रदर रीच हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। तो वाक्य को पढ़ा, वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक आता है। तो अगला मतलब नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार का समय आ रहा है, तो फ्यूचर टेंस में चला गया। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम भरेंगे माय ब्रदर सब्जेक्ट के साथ साइकिल आएगी। तो हमारे पास पहला उत्तर ए हो जाएगा, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन किया है, विल रीच किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। चौथे नंबर का जो वाक्य है द पेशेंट फिल इन द ब्लैंक्स डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डीआर से मतलब डीआर डॉट का मतलब डॉक्टर है और यहाँ पर CAME दिया गया है। CAME का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो अपन को पता है, नियम पढ़ा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा है हमने, कीवर्ड्स उसके पढ़े हैं बिफोर और आफ्टर। यानी बिफोर के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो बिफोर से पहले हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं।
तो हेड डाई हमारे पास क्रिया है, डाई यानी बनना होता है। तो दिए गए ऑप्शन में हेड डाइड हमारे पास क्रिया की दिया गया, यानी बी ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वो हमारे सही कर दिया गया है। तो जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर बी ऑप्शन किया इसमें उनका ये वाला प्रश्न सही है, और जिन्होंने प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन संख्या 3 में बिल रीच किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 1 में जिन्होंने राइजेस किया है उनका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 में उन्होंने यानी कि विल हैव वी के साथ हैव बीन टेकिंग जो किया है उनका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस प्रकार से 4 प्रश्न इनके उत्तर लिखे जाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7 था। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया सवाल था सेक्शन सी के अंतर्गत कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस से चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी मैंने बताया था बहुत अच्छे सारे टॉपिक पढ़े हैं, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन का वाला प्रश्न है, रिपोर्टेड स्पीच वाला प्रश्न है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ो बदलना है। अब प्रश्न संख्या 1 आया है, सबसे पहले प्रश्न को सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए कि माय मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़िए तो सबसे पहले दो चीजें होती है, एक इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला वाक्य दिया गया तो ये आरबी का वाक्य है और ये आरएस का वाक्य है। तो आरएस के वाक्य की पहचान ही हमारे आरबी के वाक्य की सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। आरबी का सॉल्यूशन जब होगा तो हम आरएस का वाक्य सबसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो टेक केयर, टेक यानी लेना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, यानी कि ये वाक्य हमारा इंपेरेटिव है। कौन सा है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। तो आदेशात्मक वाक्य जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य में हम क्या करेंगे, तो आरबी के वाक्य का सब्जेक्ट माय मदर लिखेंगे, सेड या सेड टू को बदलेंगे। तो माताजी ने, वाक्य में भाव देखिए, माताजी ने क्या दिया है, सजेस्ट यानी सुझाव का भाव दिया है, एडवाइस का भाव दिया है, यानी सलाह दी है। तो ADVISE लिखेंगे, एडवाइस मी, मेरी माताजी ने मुझे सलाह दी कि माताजी सलाह भी दे सकती है, माताजी आदेश भी दे सकती है। इसकी जगह पर आप यहाँ पर ऑर्डर भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद दोनों में कनेक्टिव वर्ड क्या लिखेंगे, टू, क्योंकि इंपेरेटिव में कनेक्टिव वर्ड क्या आता है, टू आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे एक, क्योंकि सेंटेंस में कभी भी टेंस नहीं बदलता है, टेंस में ही बदलेगा, सेंटेंस में नहीं बदलेगा। तो टेक केयर लिखेंगे ऑफ। उसके बाद प्रोनाउन आ गया हमारे पास योर। तो योर प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी। अब देखो योर दूसरे नंबर पर है तो मी की दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, माई। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आगे दिया गया वर्ड हेल्थ लिखेंगे। तो इस प्रकार से जिन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि माय मदर एडवाइज मी टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ, और इसके स्थान पर अगर माय मदर ऑर्डर्ड मी भी लिखा है तो भी आपका वाक्य सही है। दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच यानी डायरेक्ट का सेंटेंस दिया गया है आरबी के वाक्य में, संजय सेड टू आजू। तो संजय की जगह पर हमने संजय लिखा है, सेड या सेड टू को बदलेंगे, कहां से बदलेंगे, आरबी के वाक्य से बदलेंगे। तो आरबी के वाक्य में क्या लिखा है, व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। तो वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आया है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वाक्य प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में सेड या सेड टू किसमें लगाता है, आस्कर्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, आजू। दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे। तो कनेक्टिव वर्ड का रूल ये कहता है कि अगर डबल वर्ड से वाक्य शुरू हो रहा है तो हमारा कनेक्टिव वर्ड डबल वर्ड ही होता है। हमने लिख दिया वाई। उसके बाद वाक्य बचा हमारे पास डू यू वर्क सो हार्ड, डू यू वर्क सो हार्ड। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन को फुल स्टॉप में चेंज करना होता है, तो पहले सब्जेक्ट से वाक्य शुरू करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हमारे पास दिया गया है यू, क्या दिया गया है, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आचू। तो यहाँ पर आचू नाम जो है सी है, यानी कि स्त्रीलिंग में फेमिनाइन जेंडर है। तो यू यानी का सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पर हम आ जाएगा प्रोनाउन सी। अब डू अगर आ रहा है तो डू मैंने बताया डू डज को वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदला जाता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी WORKED, वर्क। डिड नहीं करना है, उसे वर्क लेना है, सी वर्कड। उसके बाद लिखेंगे सो और हार्ड, प्रश्नवाचक चिन्ह को फुल स्टॉप में बदल देंगे। तो इस प्रकार से दोनों जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस प्रकार से हल किया है उनका दोनों प्रश्न बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 आती है हमारे पास। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ समझौता, यानी सब्जेक्ट के साथ संबंध रखने वाली क्रिया कौन सी आएगी। दो उदाहरण दिए गए हैं रिक्त स्थान से संबंधित, फिल इन द ब्लैंक से संबंधित दिए गए हैं। तो सब्जेक्ट के साथ दिए गए यानी कि संबंध रखने वाली क्रिया कौन सी आएगी, इनमें दोनों में हमें बताना है। तो हमारे रूल्स है सब्जेक्ट में, हमें ये तो पता है कि सब्जेक्ट एक प्लूरल सिंगुलर होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक वचन देखने वाले बहुवचन, बहुवचन देखने वाले एक वचन होते हैं कुछ नियमों के आधार पर। तो सबसे पहला दिया गया है कि मैडम एज वेल एज योर ब्रदर्स फिल इन द ब्लैंक्स कम और कम्स, दो क्रियाएं दी गई है हियर एवरी डे, हियर एवरी डे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको टेंस ऐड नहीं बनना है, अपन को वर्ब भरनी है।
तो वर्ब का हमने दिखाया था कि वाक्य में जब एज वेल एज आता है, एज वेल एज यानी विथ, अलोंग विथ और एज वेल एज आता है, तो पहले क्रिया के अनुसार कर्ता वर्णी बनी जाती है। तो पहला कर्ता हमारा है मैडम, मैडम एक वचन है तो एक वचन की क्रिया हमारे पास COMES आएगी। जिनमें भी COMES क्या है उनका सही है। ब्रदर्स के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा क्योंकि एज वेल एज कंजंक्शन दिया गया है, तो एज वेल एज नियम कहता है कि एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया बनी जाती है। दूसरा हमारे पास है वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज और वर है प्रेजेंट इन द सेमिनार, प्रेजेंट इन द सेमिनार। तो यहाँ पर देखिए ऑफ प्रीपोजिशन के साथ वन और द स्टूडेंट शब्द दिए गए हैं। तो प्रीपोजिशन अगर दिया होता है, प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट दिए होते हैं, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया आती है। पहला सब्जेक्ट हमारा एक वचन का है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सही क्रिया आएगी वाज। तो जिन्होंने भी प्रश्नों में कम्स और वाज किया है कि दोनों प्रश्न सही है, और जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर इंपेरेटिव बनाया है अकॉर्डिंग टू रूल्स और ये इंट्रोगेटिव बनाया है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उनका दोनों प्रकार से सही आएगा। मिलान कर लीजिए एक बार। देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि पैसिव वॉइस में बनाने हैं, यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए गए हैं पैसिव वॉइस में बनाने हैं। तो सबसे पहले दो प्रश्न आए हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है माय फ्रेंड ब्रॉट ए बैग फॉर मी, और दूसरा है हमारे पास मैडम टीच अस इंग्लिश। तो वाक्य को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट वर्ड है, यानी कि दोनों में ही डबल ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक सजीव और एक निर्जीव, यानी एक लिविंग बीइंग्स ऑब्जेक्ट है और एक नॉन लिविंग बीइंग्स है। तो सबसे पहले हम पहले वाले का बनाते हैं। तो पहले वाले में हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है, तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप सजीव ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। सजीव ऑब्जेक्ट का मतलब प्रोनाउन की होता है तीसरी फॉर्म के साथ। तो हमारे पास दिया गया है मी को किस में लेंगे सब्जेक्ट बनाते समय आई में। तो एक नियम ये भी कहता है कि जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ आता है तो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते समय नहीं लिखा जाता है, तो प्रीपोज को हम नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे आई, उसके बाद टेंस पहचानो। टेंस दिया गया है ब्रॉट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को टेंस टेबल जो पेज वॉइस की है उसमें बदल देते हैं वाज वर्ब में। किसमें बदल देते हैं वाज वर्ब में। तो आई के साथ क्या आएगा वाज आएगा, तो आई वाज। फिर तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो BROUGHT ब्रॉट, आई वाज ब्रॉट। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो बचा हुआ है ए बैग, और उसके बाद लगाएंगे हम बाई, और बाई के बाद हमारा है माई फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड। इस प्रकार से जिन्होंने भी विद्यार्थियों ने ऐसे हल किया है उनका बिल्कुल सही है, आई वाज ब्रॉट ए बैग बाई माई फ्रेंड। तो दूसरा हमारे पास बना है मैडम टीच अस इंग्लिश, मैडम टीच अस इंग्लिश। टीच है ये ES जुड़ा हुआ है, और उसके बाद अस जो दिया गया है ये भी हमारा प्रोनाउन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। तो अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, किसमें लिखेंगे बी में। उसके बाद टेंस पहचानेंगे, क्रिया में SIS दिया गया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्रिया में SIS आता है तो किसमें बदल देते हैं ISMR में। तो V के साथ हम क्या लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे आर। क्रिया की थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है टॉट, VR टॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड इंग्लिश। 4 नंबर पे हम लिखेंगे बाई, और सब्जेक्ट पद को बाई के साथ जोड़ेंगे MADAN मैडम। तो जिन विद्यार्थियों ने भी इस प्रकार से दोनों सेंटेंस बनाए उनका बिल्कुल करेक्ट है कि आई वाज टॉट ए बैग बाय माय फ्रेंड, और दूसरे का है वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है 10वें नंबर का। 10वें नंबर के प्रश्न में फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रश्न निर्माण करना है, दिए गए सेंटेंस का प्रश्न निर्माण करना है, और बताया गया कि प्रश्न किससे बनाना है। प्रश्न बनाना है वर्ड से, किससे बनाना है वर्ड से। तो वर्ड से जब प्रश्न बनेगा तो चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, चिल्ड्रन ईट चॉकलेट दिया गया वाक्य, वाक्य की पहचान करो। वाक्य में दिया गया है ईट हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है क्योंकि चिल्ड्रन जो है हमारे पास सब्जेक्ट ये प्लूरल है। क्या है ये प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन है मतलब प्लूरल है। तो वाट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद साई क्रिया लगती है, साई क्रिया निकालेंगे। साई क्रिया क्या आएगी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म से डू, क्या आएगी डू, वाट डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है CHILDREN चिल्ड्रन, वाट डू चिल्ड्रन, और उसके बाद वर्ब लिखेंगे ईट, और ये ऑब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या लिखा है वाट लिखा है। तो वाट डू चिल्ड्रन ईट, बच्चे क्या खाते हैं, तो चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट खाते हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न दिया गया है ऐड क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग ऐड करना है टू द स्टेटमेंट, यानी दिए गए मूल कथन का गिवन बिलो जो नीचे है। पेरेंट्स लव देयर किड्स, यानी माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं।
अब सबसे पहले आप देखो सेंटेंस को पहचानो। सेंटेंस में पेरेंट्स बहुवचन है और लव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो फर्स्ट फॉर्म से साइकिल निकलेगी टू। टू के बाद स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो कॉन्ट्रास्ट फॉर्म टू की बनेगी डोंट। क्या बनेगी? डोंट। अब पेरेंट्स प्लूरल है, माता पिता बहुवचन में आते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? THEY दे आएगा, डोंट दे बनेगा। तो इस प्रकार से अपना मिलान कीजिए प्रश्न संख्या 9 और 10 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 19वें में एक प्रश्न पूछा गया था। 19वें प्रश्न पूछा गया था एक कि ओसिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं सारे प्रश्नों को एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए प्रश्न संख्या 19 में प्रश्न संख्या 19 में प्रश्न पूछे गए थे चार। प्रश्न संख्या 19 में 4 पूछे गए थे, जिसमें चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है कि ओसिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न जो था हमारा प्रश्न द मिडनाइट विजिटर से, फुटप्रिंट के अंदर जो पार्ट है मिडनाइट विजिटर, वहाँ से लिखा गया था, वहाँ से लिया गया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि मैक्स, ओसिबल और फॉउलर जो थे वो तीनों एक होटल में वार्ता हो रही थी, जहाँ पर वो मैक्स नाम का जो व्यक्ति है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लेने आया था जो ओसिबल के पास थी। तो इसमें ओसिबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यानी किसकी, यानी क्या करना था, तो इसमें आ रहा था रिपोर्ट, यानी उत्तर आया हमारा सी, यानी कि रिपोर्ट उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट सूचना थी। दूसरा जो हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, यानी भव्य एक बड़ी पार्टी में किसे आमंत्रित किया गया था? शॉपकीपर को, मिसेस पोरेसर को, बोल ऑफ लीज और मटेल्डा, यानी कि मिस्टर एंड मिसेस मटेल्डा को इनविटेशन आया था, यानी कि नेकलेस वाली चैप्टर में से। तीसरा व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, भोली का नाम क्या था? भोली का नाम सुनीता, सुरेखा, सुलेखा, मंगला, मंगला उसकी बहन का नाम था, यानी कि हमारा उत्तर क्या रहेगा? सही सुलेखा रहेगा। चौथे नंबर पर इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश, यानी वह कौन सी पुस्तक थी? यानी नर्सरी की बुक के बारे में जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानी जाती है, जिसने पृथ्वी पर आक्रमण होने से बचाया। मार्टिन उनके कोर्ट, यानी कि लिखी गई बातों को समझ नहीं पाए और गलत आप समझ बैठे, तो वो हमारे पास आएगी मदर, कौन सी आएगी? मदर हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 19 में ये लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 19 में होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास एक प्रश्न, यानी कि 15वें प्रश्न में जो था कि 15वां प्रश्न हमारा पोएट्री का था। किसका था? पोएट्री का। तो पोएट्री में जो प्रश्न पूछा गया था कि रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ दैट फेलो। तो यहाँ पर दो पोएमें दी गई थी जिनकी स्टैंजा हमारे पास आई है। दो पोएमों की स्टैंजा थी, एक तो बोल पोएम से थी जो जॉन मैरीबेन ने लिखी है, और दूसरी यानी कि डस्ट ऑफ स्नो से थी। तो कई बच्चों ने यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का सबसे इजी लगा था, जो कि पहली पोएम है। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल के कण गया, तो इसमें लिखना पड़ता है आइस पार्टिकल्स। क्या लिखना है? आइस पार्टिकल्स। आइस पार्टिकल्स यानी बर्फ के छोटे छोटे कण को बर्फ की धूल कहा गया है। दूसरा था राइट द रेफरेंस ऑफ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के बारे में, यानी धतूरे के पेड़ के बारे में लिखना था। तो हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री इज ए PO poisonous tree, NOUS poisonous tree, यानी एक जहरीला पेड़ था, और इसके बारे में जो प्रमुख विवरण लिखना था 2 लाइनों में। उसके बाद हमारे पास में एक प्रश्न आया है, यानी कि बाकी सब क्वेश्चन आंसर दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आपके जो है टेस्ट वर्क से है, यानी टेस्ट वर्क में जितने मॉडल पेपर है वहाँ से फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए हैं सारे, यानी फर्स्ट फ्लाइट वाले पार्ट में से भी है, नेल्सन मंडेला से भी था। प्रपोजल से मैंने बताया था आपको, प्रपोजल वाला जो चैप्टर है, यानी कि प्रपोजल से गारंटेड 1001% यानी ब्रीफ स्केच आएगा, कैरेक्टर स्केच आएगा। तो प्रश्न में नताल्या का कैरेक्टर स्केच पूछा है, तो नताल्या का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था इसमें। उसके बाद अगर आपको ये इसके अलावा इसी में दूसरा प्रश्न वो भी आप कर सकते थे कि प्रपोजल कहानी के बारे में वर्णन करना था आपको, पूरा सारांश यानी संक्षिप्तीकरण देना था, पूरा संक्षिप्तीकरण देना था कि किस प्रकार से आप संक्षिप्तीकरण दे सकते हो। उसके बाद एक प्रश्न तो बच्चों ने भी पूछा था कि यहाँ पर कई बार बच्चे यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे इस प्रश्न में, जिसके बारे में बता रहा हूँ कि एक प्रश्न हमारा सीन पैसेज था। तो सीन पैसेज हमारे 2 चैप्टर से पूछ आए थे, यानी कि एक जो चैप्टर था हमारा सीन पैसेज का, यानी वो था ए बेकर फ्रॉम गोवा से, यानी कि जो फर्स्ट फ्लाइट वाली किताब में है, और एक जो था वो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से ही, यानी कि वो आया था सरमन एट बनारस यानी महात्मा बुद्ध वाले पाठ में से। तो इसमें जो पहला प्रश्न आया है कि द बेकर यूज्ड टू बी, ऑप्शनल टाइप का है, द बेकर यूज्ड टू बी, तो फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड। तो बेकर जो थे फ्रेंड भी थे, कंपेनियन यानी साथी भी थे, उनके गाइड भी थे, जो छोटे बच्चे सुबह के समय आते थे। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी।
यानी क्वेश्चन संख्या आपके यहाँ पर रहेगी क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 में पहला जो ऑप्शन रहेगा, पहले ऑप्शन में डी उत्तर आएगा पहले में। क्वेश्चन संख्या 11 के दूसरे में ट्वाइस आएगा, TWIC ट्वाइस, यानी दो बार आते थे। यानी कि बेकर जो हाउ मेनी टाइम डिड द बेकर कम इन डे, यानी एक दिन में पाव बेचने वाले कितनी बार आते थे? दो बार। एक बार तो जब वो सुबह पाव बेचने जाते थे तब, और एक बार जब वापस टोकरी को खाली लेकर के आते थे तब। प्रश्न संख्या 3 के अंदर जो ऑप्शन टाइप का है द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चों का संबंध किस प्रकार का? खिलौनों से था, टॉफी से था, ड्रिंक यानी पेय पदार्थ से था, या ब्रेड बैंगल्स? ब्रेड बैंगल्स इसमें उत्तर आएगा BREAD ब्रेड, BANGLES, क्योंकि बच्चों के लिए वहां पर चूड़ियों के आकार के पाव बनाए जाते थे, यानी वो बहुत अच्छे थे। इसके अलावा 2% इसमें क्वेश्चन डांस में से छांटने थे पैसे में से। और उसके बाद 6 नंबर का जो पूछा गया है, छठे नंबर का, इसी में से 11वें प्रश्न में छठे नंबर का प्रश्न पूछा गया था, रेलिंग का सिमिलर वर्ड, SIMILAR, सिमिलर वर्ड ऑफ रेलिंग, RAILING, रेलिंग, सिमिलर वर्ड ऑफ रेलिंग। तो देखो रेलिंग का मतलब होता है बाधा रुकावट, बाधा रुकावट, फेंसिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो इसका जो सिमिलर वर्ड बनेगा वो इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, सबसे नीचे वाली लाइन में। पैराग्राफ जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां से नीचे वाली लाइन में दिया गया है, एक लाइन में पैरापेट दिया गया है, PARAPET। तो ये इसका सिमिलर वर्ड होगा। सही जिन्होंने ये किया है उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सिमिलर वर्ड। तो इस प्रकार से है। उसके अलावा यहाँ पर इसी के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया था, इसी के अथवा में एक प्रश्न और दिया गया था, यानी जो सरमन एक्ट बनारस से था। सरमन एक्ट बनारस से 11वें प्रश्न में हम इन्होंने किया है, यानी अथवा में था प्रश्न, कई बच्चों ने ये वाला प्रश्न किया है, तो यहाँ पर आप मिला लीजिए। पहले में डी है, दूसरे में ट्वाइस आएगा, तीसरे में ब्रेड बैंगल्स आएगा, और छठे नंबर का जो है इसमें सिमिलर वर्ड उसका पैरापेट होगा, रेलिंग का। उसके बाद अगर इन्होंने दूसरा गद्यांश किया है जो कि यानी कि सरमन एक्ट बनारस से आया था, जिसमें हाउ मेनी सन डिड किसा गेट में है, यानी पहला और वाले प्रश्न में अथवा वाले में से कि किसा गोत्र में कितने बच्चे थे, तो किसा गोत्र में एक ही बच्चा था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसमें आएगा 1 उत्तर आएगा। ठीक है, इसमें पूछा है 1, 2, 3 और 4, तो पहले में 1 आएगा। व्हाट डिड किसा गोतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, यानी कि जब व्हाट डिड किसा गोतमी आस्क, यानी कि किसा गोतमी क्या पूछती है फॉर हर डेड चाइल्ड, अपने मृत बच्चे के लिए। यानी एक घर से दूसरे घर जब वह अपने बच्चों को लेकर के जा रही थी तो किस चीज के लिए पूछ रही थी? मिल्क दूध के लिए, चपाती रोटी के लिए, फ्रूट्स फल के लिए, मेडिसिन औषधि के लिए। तो इसमें उत्तर आएगा MEDICINE, मेडिसिन उत्तर आएगा। यानी जिन्होंने पहले में 1 दूसरे में मेडिसिन यानी डी उत्तर किया है उनका बिल्कुल सही है। पहले में ए दूसरे में डी। हु वाज शाक्यमुनि, हु वाज शाक्यमुनि, शाक्यमुनि कौन था? शाक्यमुनि किसा गौतमी, बुद्ध और नेबर्स पड़ोसी थे, गौतमी यानी महिला थी, किसा तो इसमें लिखें BUDDHA, बुद्ध आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध आएगा। उसके बाद 2 प्रश्न दिए गए हैं जो आपको गद्यांश में से लिखने हैं, प्रश्न पढ़ करके अच्छे से। और इसी के प्रश्न संख्या 6 में, प्रश्न संख्या 6 में दी सिमिलर वर्ड दिया गया है, सिमिलर वर्ड लिखना है। सिमिलर वर्ड किसका लिखना है? सिमिलर वर्ड लिखना है हील का। किसका लिखना है? हील का। तो हील का मतलब होता है ठीक ठाक, उचित, ठीक ठाक उचित होता है। तो हील का होता है क्योर, क्या होता है? क्योर, CURE, क्योर इसका सिमिलर वर्ड होगा। जिन्होंने यानी प्रश्न संख्या 11 के अंदर अगर पहले वर्ड किया है तो उसके अंदर इस प्रकार से उत्तरों के उत्तर रहेंगे, और दूसरे वर्ड किया तो इस प्रकार से उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। प्रश्न संख्या 12 में आपको यानी कि 3 करने थे 4 प्रश्नों में से। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल डिसेंट, यानी कोडाऊ लोगों की कहानी का संबंध अलेक्जेंडर की सेना जब आई थी तो वहाँ कुछ लोग स्थायी रूप से बस गए और उन्होंने वहाँ के कल्चर में ढलना शुरू कर दिया, और उस कल्चर के अनुसार उन्होंने वहाँ व्यवहार परंपराओं आदि को अपनाया, और उसके बाद वो वहीं पर बस गए थे। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, वल्ली ने अपनी बस की सवारी की योजना कैसे बनाई, यानी सारी जानकारी किस किस प्रकार से जुटाई थी वो सारी आपको पाठ के अकॉर्डिंग मैडम राइट्स द बस से लिखी है। Why does Annie provide a brief sketch of her life? एनी फ्रैंक की डायरी पार्ट नंबर 4 से लिया गया है, जिसमें बताया कि एनी ने अपने जीवन का चित्रण क्यों किया है, क्यों प्रदान किया है। Why do you think have the narrator to reach safely, कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि लेखक जो है वो सुरक्षित तरीके से पहुंचने में सहायक था। ब्लैक एरो ब्लैक से लिया गया है, उसने अपने कॉन्फिडेंस था, उसके अपने आत्मविश्वास था, उस हिसाब से लिख रहा था। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी था, यानी कि बिल्कुल जो मेहनत करवाई थी, जिस पर तरीके से आपको पढ़ाया गया था, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई है वो सारी बिल्कुल एज इट मिले हैं।
मैंने टॉपिक पढ़ाते समय पूरे एग्जाम्पल्स यानी सेक्शन सी ग्रामर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं पूरे डिट्टो करवाए हैं। ऐसे कैसे आप उठा करके अपना सिलेबस देख लीजिए जो आपने पढ़ा है 4-5 महीने या हमारे पास ऑनलाइन क्लास में मैंने जितने भी वीडियोस डाली हैं उन वीडियोस के अंदर इन एग्जाम्पलों को इंक्लूड किया है। उसके अलावा एक सेक्शन बी पे और आते हैं, सेक्शन बी कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन राइटिंग में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आया था वो एक लेटर राइटिंग का था, जिसमें हमने अपने मित्र को पत्र लिखना था। तो मित्र को पत्र लिखना है मतलब इनफॉर्मल लेटर हो गया, जिसमें हमें अपनी स्कूल के बारे में बताना था और अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है। अगर मान लीजिए आपसे ये प्रश्न भी नहीं होता है तो इसके बाद हमें एक प्रश्न दिया गया था ईमेल राइटिंग का, और उस ईमेल राइटिंग के पेपर में आपको लिखना था यानी कि अरेंज एक्स्ट्रा क्लास पर, जो मैंने आपको 2 बार रिवीजन करवाया, 2 ही बार ब्लैक बोर्ड पर करवाया है। और उसके अलावा ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको इस प्रकार का कंपोजिशन का चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंस बताए थे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मैंने ये बोला था अरेंज एक्स्ट्रा क्लास का आपको याद कर लेना है, ईमेल के फॉर्मेट में लिखना है। तो 2cc BCC सब्जेक्ट के कॉलम के अनुसार आपको बनाने थे। उसके सबसे बड़ी बात दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं दी गई है, ईमेल आईडी नहीं दी गई है, तो आपको प्रिंसिपल की ईमेल आईडी पर लिखनी थी। अपने विद्यालय के प्रिंसिपल की ईमेल आईडी का एड्रेस लिखना था, जो अपनी तरीके से आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 में स्टोरी राइटिंग थी, जो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि स्टोरी राइटिंग को कैसे करना है, कि आपको हेडिंग और टाइटल यानी शीर्षक जो है आपको आउटलाइंस को यानी फ्राज को पढ़ करके जमाना है और उसके अंदर मोरल भी लिखना है। तो पहली जो कहानी है वो आपकी फार्मर एंड स्नैक रहेगी, और दूसरी जो स्टोरी है वो आपकी एक क्लेवर कैप्सूल यानी एक चतुर टोपी विक्रेता की रहेगी। तो इस प्रकार से बिल्कुल ठीक है। और एक प्रश्न पहला भी था हमारा अनसीन पैसेज का, तो अनसीन पैसेज में हमने हमारा जो प्रश्न रहेगा यानी पहला जो प्रश्न है उसके अंदर ये आनंद भंडारी से रिलेटेड पैराग्राफ है, जिसमें पहले में उत्तर बी आएगा नीता, दूसरे में एक लिटिल गर्ल्स आएगा, तीसरे में कई लोगों ने गलत किया है, तीसरे में उन्होंने पूछा था फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन, तो कईयों ने इसको उत्तर बी लिखा है लेकिन बी नहीं आएगा, इसका उत्तर ए आएगा, हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। चौथे प्रश्न के अंदर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। पांचवें प्रश्न के अंदर चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म इनटू, तो इसके अंदर प्रश्न का उत्तर जो है वो ए रहेगा, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। और प्रश्न संख्या 4 में यानी कि जानकी अय्यर इसका नाम रहेगा, जानकी अय्यर का। तो इस प्रकार से पेपर का सॉल्यूशन है, यानी कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने यानी कि हमारी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें जो है आपके इस पेपर के अंदर इंक्लूड की गई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से उम्मीद है मुझे कि आपने बहुत अच्छे प्रश्न किए होंगे और एक अच्छी मार्किंग आप प्राप्त करोगे अच्छे परसेंटेज के साथ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यानी कि दिव्या क्लासेस आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता है कि आपने इतनी मेहनत की और अच्छे तरीके से पेपर दिया है। और अगली परीक्षाओं के लिए भी आप कंटिन्यू जो गैप्स दिए गए हैं उन गैप में आप अपने पेपर की तैयारी कंटिन्यू रखें और आगे से अपने यानी कि स्टडी को एकदम से रूटीन रूप से बनाए रखें। दिव्या क्लासेस के चैनल को आप देखते रहिए और किसी भी प्रकार की अगर समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर कीजिए, आपका क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू।